हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। पॉलिटी के लेक्चर की सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम न्यायपालिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है तथा संसद और न्यायपालिका के मध्य संबंध किस तरह से होते हैं। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत के उच्चतम न्यायालय से। तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और कार्यों का वर्णन है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीली न्यायालय भी है। भारतीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश को यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय की अन्य पीठ की स्थापना या स्थान परिवर्तित भी कर सकता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 130 में दिया गया है। और भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया और इससे पहले 1937 से 1950 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत थी और वर्ष 1958 तक वहीं कार्यरत रही। उसके बाद भगवान दास मार्ग नई दिल्ली में नए परिसर के निर्माण होने के बाद 1958 में सुप्रीम कोर्ट को यहां स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में। तो संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और मूल संविधान में 7 न्यायाधीश थे, लेकिन समय समय पर संसद द्वारा आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रही। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीशों के साथ कुल 31 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में संशोधन के लिए दिसंबर 2008 में संशोधन अधिनियम 2008 लाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में। तो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा तथा जो लगातार कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा होगा और वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता या एडवोकेट रहा होगा और या फिर वह राष्ट्रपति की राय में विख्यात या कुशल विधिवेत्ता रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाता है। चलिए, तो अब आगे न्यायाधीशों की शपथ की यदि बात करें तो संविधान की 3री अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों के शपथ लेने का प्रावधान है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, जो इस प्रकार होती है कि न्यायाधीश के द्वारा भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण आस्था और निष्ठा की शपथ ली जाती है। वह भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की शपथ लेता है। वह संविधान और विधि की रक्षा की शपथ लेता है तथा अपने कार्यालय के कर्तव्यों को बिना किसी भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा असद्भावना के अनुसार संपादित करने की शपथ भी लेता है। चलिए अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो संविधान में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेगा जिसे वह आवश्यक समझे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में दिया गया है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानेगा या नहीं मानेगा यह अभी भी विवाद का विषय है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद से 80 के दशक तक यही माना गया कि राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों के परामर्श मानने या ना मानने का विवेकाधिकार होता है। लेकिन वर्ष 1982 में एसपी गुप्ता केस में यह कहा गया कि परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन वर्ष 1993 और 1998 के जजेस वाद में स्थिति बदल गई। वर्ष 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कोलोजियम व्यवस्था का प्रतिपादन किया और इस कोलोजियम सिस्टम के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश कोलोजियम में शामिल होते हैं, जिनकी सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। परंतु कोलोजियम में यह स्पष्ट नहीं था कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की भूमिका क्या होगी।
इसी के स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया गया और 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कोलोजियम व्यवस्था में स्पष्ट करते हुए कहा कि कोलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लिखित सलाह देंगे। और यदि कोलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। और कोलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। और दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आर्टिकल 124 के तहत न्यायपालिका द्वारा दिया जाने वाला परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। और यह भी कहा गया कि परामर्श केवल मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी कोलेजियम सिस्टम की। चलिए अब आगे बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला, दुर्व्यवहार या साबित कदाचार के आधार पर, या फिर कार्य करने में असमर्थता के आधार पर। संविधान के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1968 में संसद में एक नए अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 कहा जाता है। अब इस अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर लाया जा सकता है। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सदन में स्पीकर या सभापति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और स्पीकर या सभापति के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर कुछ इस तरह से प्रावधान किए जाते हैं कि सदन द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति में 3 सदस्य इस प्रकार होते हैं कि पहला सदस्य उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और तीसरा कोई परंपरागत विधिवेत्ता होगा। और यदि यह 3 सदस्यीय समिति न्यायाधीश के ऊपर लगे गए आरोपों को सही पाती है तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वह सदन विशेष बहुमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देता है, तो इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देता है। तो प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को उनके पद से हटा देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति की किसी न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है। न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। न्यायाधीशों के आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय संसद या संसद द्वारा स्थापित संस्था के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे बात करें तो आर्टिकल 125 के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है तथा न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 126 के अनुसार जब भारत में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों को करने में सक्षम ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 127 आता है जो बात करता है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। जब स्वास्थ्य या अन्य कारणों से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कोरम या गण पूर्ति का अभाव होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं और इसीलिए उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग की सलाह से ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की। तो अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है और इन अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यभार अधिक होने तथा आवश्यकता पड़ने पर की जाती है और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और उसके क्षेत्राधिकार की। तो उच्चतम न्यायालय को संविधान और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां और क्षेत्राधिकार कुछ इस प्रकार हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी अधिकार, संविधान के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय,
अभिलेखीय न्यायालय और कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जिन्हें अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक व संघीय अधिकार क्षेत्र की। तो इसमें आर्टिकल 131 के अनुसार संघ और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद या फिर विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय की संघीय अधिकारिता के रूप में भी जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ही बोम्मई वाद 1994 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि संघीय शासन भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण है। लेकिन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे ऐसी संधियां या करार जो संविधान के प्रारंभ से पहले किया गया था और वर्तमान में भी लागू हैं। और आर्टिकल 262 के अंतर्गत नदी जल विभाजन से संबंधित विवाद तथा आर्टिकल 280 एंड 290 के अंतर्गत संघ तथा राज्यों से संबंधित करों के विभाजन के मुद्दे तथा वित्तीय लेन देन से संबंधित विषय, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये सभी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। मतलब इन विषयों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के रिट अधिकारिता की। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपा गया है। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के अनुसार विधायिका मौलिक अधिकारों को छीनने वाला कोई कानून नहीं बना सकती और न्यायालय इस बात की जांच करता है कि क्या विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। फिर इसमें आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कार्यवाही करे। न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा जैसे रिट जारी करने का अधिकार होता है और अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में सीधा जा सकता है। और रिट अधिकारिता में जो विवाद होता है वह व्यक्ति और राज्य के बीच होता है, इसलिए इसे आरंभिक अधिकारिता ना कहकर रिट अधिकारिता कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक अधिकारिता में तो विवाद दो राज्यों या राज्य और संघ के बीच होता है। अब आगे रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट्स को भी प्राप्त है, इसीलिए यह क्षेत्राधिकार सहवर्ती कहा जाता है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। और तो और हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की अधिकारिता है वह सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों जैसे संपत्ति की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। चलिए अब आगे टॉपिक है अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय अधिकारिता से मतलब उन मामलों से है जिनमें उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता में ऐसे कौन से मामले होते हैं जिन्हें लेकर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 132 के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले। तो इसमें संविधान की व्याख्या हाई कोर्ट के द्वारा भी की जाती है, लेकिन संविधान की अंतिम और निर्णायक व्याख्या का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। और आर्टिकल 132 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत में स्थित किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे दीवानी, फौजदारी या अन्य कोई मामले में न्यायालय के निर्णय या अंतिम आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। और यह प्रक्रिया तभी होती है जब कोई भी हाई कोर्ट यह बता देता है कि संबंधित मामला संविधान की व्याख्या से ही संबंधित है। अब इसके बाद अगला मामला है सिविल मामलों में अपील। तो सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील की जा सकती है जब हाई कोर्ट की तरफ से यह सर्टिफाई कर दिया गया हो कि वह संबंधित मामला कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या से संबंधित है। अब इसमें मूल संविधान में तो सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती थी जब कोई भी मामला 20,000 रुपये से अधिक का हो, लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1972 के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब इसके बाद आता है दांडिक मामलों में अपील। तो हाई कोर्ट में उपस्थित सभी क्रिमिनल केसेस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे मामले जो हाई कोर्ट के द्वारा अपील के योग्य सर्टिफाई कर दिए जाते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें बिना प्रमाण पत्र के ही अपीलीय मान लिया जाता है। यह कुछ ऐसे मृत्युदंड से संबंधित मामले होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, और ये कंडीशन इस प्रकार हैं कि पहली, जनपद न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को निर्दोष कहा हो और हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दी हो।
दूसरी, यदि हाईकोर्ट ने किसी निचले न्यायालय से मामले को मंगाकर व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो। तीसरा, ऐसे मामले जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की कैद की सजा दी गई हो। तो इस प्रकार के सभी मामलों में आर्टिकल 134 के क्लॉज ए के अनुसार दांडिक मामलों से संबंधित अपीली क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। चलिए अब अगला अपीली क्षेत्राधिकार आता है विशेष इजाज़त से संबंधित अपील, या इसे स्पेशल लीव पिटीशन भी कहा जाता है। तो यह उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति को अन्य किसी साधन से न्याय ना मिल सके तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी न्यायिक क्षेत्र से अपने समक्ष अपील की इजाज़त दे सकता है, और यह विशेष इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तभी दी जाती है जब कानून के किसी व्यापक महत्व का प्रश्न हो या ऐसी विशेष परिस्थिति विद्यमान हो जिसमें न्याय का घोर उल्लंघन किया गया हो। और यह स्पेशल लीव पिटीशन सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों के लिए होती है। लेकिन यह जो स्पेशल लीव पिटीशन है, इसके अंतर्गत सैन्य अधिकरणों के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकती। तो ये सारे थे सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार। अब आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता के बारे में। अब सलाहकारी अधिकारिता का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, और इस सलाह लेने को कुछ आधारों पर निर्धारित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी संधियां या समझौते जो संविधान लागू होने से पहले संपादित किए गए हैं, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सरकार इस सलाह को मान ही ले। और इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है या मना भी कर सकता है, और सरकार भी चाहे तो सलाह मान सकती है या नहीं भी मान सकती। फॉर एग्जाम्पल, 2G स्पेक्ट्रम, केशव सिंह तथा अयोध्या मामले में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी थी। चलिए अब इसके बाद टॉपिक आता है संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका। तो न्यायपालिका यह देखती है कि क्या संविधान में उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के अनुसार यदि विधायिका द्वारा निर्मित कोई विधि संविधान के भाग 3 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उस विधि को विरोध की सीमा तक शून्य घोषित कर सकता है। और आर्टिकल 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय विभिन्न रिट भी जारी कर सकता है, तथा आर्टिकल 245 के अनुसार न्यायालय यह देखता है कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। और आगे न्यायपालिका यह भी देखती है कि क्या कानून का निर्माण उचित प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ है या नहीं। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार ही हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो न्यायपालिका किसी भी संशोधन को रद्द घोषित कर सकती है। चलिए अब आगे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बात करेंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में। तो आर्टिकल 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भारत का अभिलेखी न्यायालय है, और अभिलेखी न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट को कुछ इस तरह से शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां और निर्णय लिखित होती हैं तथा उन्हें साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णयों को साक्ष्य के रूप में माना जाता है। फिर दूसरा आता है कि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्राप्त होता है, और यह अधिकार उच्चतम न्यायालय के साथ साथ अन्य न्यायालयों को भी होता है। अब बात करें कि न्यायालय की अवमानना से क्या तात्पर्य है। तो अवमानना में कुछ इस तरह से अर्थ समाहित होते हैं कि न्यायालय में वैध आदेश का अनुपालन नहीं करना, न्यायाधीश के प्रति निरादर प्रदर्शित करना, असंगत व्यवहार से न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालना, या फिर ऐसे तथ्यों को प्रकाशित करना जिनसे मुकदमे के न्यायोचित संपादन में खतरा उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो इन सभी कारणों में न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, और न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को न्यायाधीश जेल या जुर्माने की सजा दे सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 और 215 में अवमानना का प्रावधान है, और यह शक्तियाँ हायर जुडिशियरी या उच्च न्यायपालिका को प्रदान की जाती हैं। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1952 में न्यायालय अवमानना कानून 1952 बनाया गया, और इसमें संशोधन न्यायालय अवमानना संशोधन कानून 1971 के द्वारा किया गया।
चलिए, तो अब इन शक्तियों के बाद कुछ अन्य शक्तियों की भी बात करते हैं जो न्यायालय को प्राप्त होती हैं, जिनमें पहले बात करते हैं पुनरावलोकन याचिका, रिव्यू पिटीशन के बारे में। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पुनः सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है और रिव्यू पिटीशन के लिए एक वरिष्ठ वकील और एक जज को यह प्रमाणित करना होता है कि पहला निर्णय पूर्णतः सही नहीं था, तब जाकर ही पुनरावलोकन याचिका दायर की जा सकती है और यह याचिका उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 30 दिन के भीतर दायर होनी चाहिए। रिव्यू पिटीशन के समान ही अब एक और शक्ति प्राप्त होती है न्यायालय को, जो है उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2002 में क्यूरेटिव पिटीशन का विचार प्रतिपादित किया गया था। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति के साथ घोर अन्याय हुआ हो और उसकी पुनरावलोकन याचिका अस्वीकार कर दी जाए तो वह उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता है और याचिका को दायर करने की निश्चित समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है तथा इसे 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों और उन न्यायाधीशों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिन्होंने इस मामले में पहले निर्णय दिया है। इसके अलावा एक वरिष्ठ वकील द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और यदि बहुमत से न्यायाधीश सहमत हो जाते हैं तो ये याचिका उसी बेंच को सौंपी जाएगी जिसने पहले निर्णय दिया था। तो यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में सारी बातें कवर कर ली। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो भारत की समेकित एकल न्याय व्यवस्था में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे पाया जाता है और राज्य के न्यायिक प्रशासन में हाई कोर्ट की स्थिति सबसे शीर्ष पर होती है। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ। फिर वर्ष 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट इलाहाबाद में या आज के प्रयागराज में स्थापित की गई। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं, जिसमें 3 साझा उच्च न्यायालय हैं तथा इन न्यायालयों की अधिकारिता में संशोधन का अधिकार संसद को होता है। अब हाईकोर्ट के संगठन की बात करें तो प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब बात करें कि उच्चतम न्यायालय में जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। तो जजेस की नियुक्ति तो कोलेजियम प्रणाली से ही हो रही है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, चलिए वो जानते हैं। तो संविधान में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जानी थी, जिसके कार्यों का उल्लेख आर्टिकल 124 के क्लॉज बी में दिया गया है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इन सभी नामों की सिफारिश करेगा यह आयोग। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करने का कार्य तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि सिफारिश किए गए सदस्य सक्षम और योग्य हैं या नहीं। तो ये सारे कार्य करने थे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को, लेकिन हाईकोर्ट के दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसलिए अभी भी कोलेजियम प्रणाली ही चल रही है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, लेकिन अभी भी इस प्रणाली में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सिस्टम को निर्माण करने की बात की जा रही है। अब आगे बात करें कि हाईकोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है, लेकिन इसमें योग्यता में न्यूनतम उम्र का वर्णन नहीं किया गया है। अब इनके जज बनने के बाद इनकी शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। न्यायाधीशों द्वारा कुछ इस प्रकार शपथ ली जाती है कि वह भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा,
अपने ज्ञान, योग्यता और विवेक से पद का पालन करेगा और संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। शपथ के बाद अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अधिकतम आयु 62 ईयर होती है, 62 वर्ष होती है। इससे पहले भी वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रियाओं के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और भारत के न्यायाधीशों की आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की। तो संविधान में सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को इस प्रकार से हटाया जा सकता है कि संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का निर्माण किया गया है। इसमें प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि लोकसभा के 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को किसी भी सदन के अध्यक्ष या सभापति को सौंपा जाता है। फिर अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं और इस समिति में 3 सदस्यों में पहला सदस्य भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश होगा, दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और तीसरा सदस्य एक प्रख्यात न्यायविद होगा। और इस समिति के द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जज कदाचार का दोषी है, वह अयोग्य है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेज दिया जाता है। तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। तो ये वैसी ही प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के बाद आगे बात करें इनके स्थानांतरण की। तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ही किया जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियों की। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। तो हाईकोर्ट सामान्यतः अपील का कोर्ट होता है, अतः हाईकोर्ट के समक्ष आने वाले ज़्यादातर मामले जिला न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं। लेकिन भारत के कुछ हाईकोर्ट्स में सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं, जैसे मद्रास और मुंबई के हाईकोर्ट्स में सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। और हाईकोर्ट्स की आपराधिक या दीवानी मामले में किसी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं होती। मतलब आपराधिक मामले जनपद न्यायालय से अपील के बाद ही हाईकोर्ट्स में लाए जा सकते हैं और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। अब इसके बाद अगली शक्ति की बात करते हैं जो है रिट की शक्ति। तो हाईकोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रिट जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अलावा अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अब अगला क्षेत्राधिकार है हाईकोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार। तो हाईकोर्ट मूलतः एक अपीली न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ कोर्ट्स के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। इसके अंतर्गत दीवानी या सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले आ जाते हैं। और जिस मामले में जनपद न्यायालय में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई हो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और किसी भी राज्य में उपस्थित सभी ट्रिब्यूनल्स पर उच्च न्यायालय का ही नियंत्रण होता है और इन ट्रिब्यूनल से तथा केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से भी हाई कोर्ट्स में अपील की जा सकती है। और अब भारत में कुछ हाई कोर्ट्स हैं जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और पटना। तो इन हाई कोर्ट्स में एक न्यायाधीश की बेंच के विरुद्ध उससे बड़ी बेंच में अपील की जा सकती है और इस अपील को लेटर्स पेटेंट की अपील कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हाई कोर्ट्स की अधीक्षण की शक्ति की। तो उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों पर निगरानी रखता है और राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन्न अधिकरणों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। और अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। जनपद न्यायाधीशों को अवकाश देने का अधिकार भी हाईकोर्ट को ही है और जनपद न्यायाधीशों को राज्यपाल के द्वारा अपने पद से तभी हटाया जाएगा जब हाईकोर्ट के द्वारा अनुशंसा की जाए
लेकिन उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख का न्यायालय है। इसमें दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं इसे, कि उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं और हाईकोर्ट्स के पूर्व के निर्णयों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जो अधीनस्थ न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। और इसके अलावा हाईकोर्ट को न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास, आर्थिक दंड या फिर दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार होता है। अब इन सब के बाद न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति होती है हाईकोर्ट्स को, और इसके बारे में हम डिटेल अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।